नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया वीकली मॉक क्वेश्चंस और प्रीलिम्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 3 जुलाई 2021 से लेकर 10 जुलाई 2021 तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है चेक कर लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। आज का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ई, ऑल आर फाउंडिंग मेंबर्स। देखिए, ओपेक से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आ रहा है आजकल। एक तो क्रूड ऑयल का प्राइस जो इंक्रीज हो रहा है, इसमें हमारे देश तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। हमारे देश में कई जगह में पेट्रोल का दाम जो है 100 रुपये से ज़्यादा हो गया। तो ओपेक काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है, इसलिए ओपेक के बारे में तो आपको आइडिया 100% होनी चाहिए। इसके बारे में जितना डिटेल्स आप जान सकते हो जान लो, क्योंकि इसके रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा मालूम नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा घुमा के पूछा है। फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन सा है। देखिए, ओपेक एक्चुअली 1960 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसकी फाउंडिंग मेंबर्स जो है 5 कंट्रीज है। कौन कौन सा? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला। इसमें वेनेजुला को छोड़ के बाकी 4 स्टेट जो है एशियन स्टेट्स है, प्रिसाइसली वेस्ट एशियन स्टेट से। वेनेजुला जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी टोटल 13 मेंबर कंट्रीज है अभी, जिसमें अल्जीरिया, अंगोला, यूएई, वेनेजुला, सऊदी अरेबिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लीबिया, नाइजीरिया, कुवैत, ईरान, इराक, गैबोन एंड इक्वेटोरियल गिनी आता है, ठीक है। ये सब ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील, विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, टू ओनली। देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील, इसके बारे में हर्षित ने एक बार आपको बताया था। ये क्या है? देखिए, इंडिया एंड द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग हैव जॉइंड ए न्यू 2-pillar प्लान टू रिफॉर्म इंटरनेशनल टैक्सेशन रूल्स। तो बेसिकली इंडिया इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में ज्वाइन किया है, जो OECD और G20 के द्वारा बनाया गया। इसमें क्या बोलता है? इंटरनेशनल टैक्सेशन रूल्स है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। देखिए, अभी क्या है, बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, जैसे फेसबुक, गूगल, अमेजोन, इस तरह की जो कंपनीज है ना दोस्तों, ये दुनिया में हर कंट्री में पॉपुलर है, पैसे भी कमाते उधर से। पर इनकी जो टैक्स शेयरिंग है वो हर कंट्री में नहीं जाता। क्योंकि देखिए, अभी फेसबुक है, अब फेसबुक का पेरेंट कंट्री यूएसए है, वो उधर अपना शेयर देते हैं, मतलब जहां उनके हेडक्वार्टर है उधर अपना शेयर देते हैं। अब इतने पैसे लोग कमा रहे हैं, इसलिए सारे कंट्रीज ने मिलकर अभी एक डिसीजन लिया है, जहां ये ऑपरेट करेगा, भले उनका फिजिकल प्रेजेंस उधर ना हो, मतलब इनका कोई पर्टिकुलर ऑफिस या बड़ा सा हेडक्वार्टर ना हो, तब भी जिस कंट्री से वो पैसे कमा रहा है उधर एक प्रॉफिट शेयर देना पड़ेगा एज टैक्स। ये चेंज किया है ये जो नया फ्रेमवर्क में, ठीक है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, बस यही समझ लीजिए आप, ये जो इंटरनेशनल टैक्सेशन रूल से कनेक्टेड है। तो इसमें इन्होंने एक मिनिमम स्टैंडर्ड टैक्स रेट बताया है एमंग कंट्रीज थ्रू ए ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट दैट इज 15% अभी प्रपोज किया, मतलब 15% उन्हें टैक्स देना पड़ेगा जिस कंट्री में उनका सबसे ज़्यादा कमाई है, ठीक है। सो हियर हम स्टेटमेंट्स देख लीजिए एक बार। It seeks to reform international tax rules and ensure that multinational enterprises pay their share of tax in parent country only। ये गलत है, एक्चुअली पेरेंट कंट्री ओनली नहीं, जहां ये ऑपरेट करेगा वहां टैक्स देने की बात हो रही है, तो ये गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? 15% वाला जो क्राइटेरिया है, तो ये सही है। तो आंसर इज ऑप्शन बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू हीट डोम्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए, हीट डोम के बारे में काफ़ी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। हमारे चैनल में एक अलग सा वीडियो अवेलेबल है, हीट डोम हर्षित द्विवेदी करके आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और वेबसाइट में अलग से एक आर्टिकल भी हमने डाला है harshitdivedi.com में, वो भी पढ़ लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। आप देखिए, हीट डोम के बारे में 3 स्टेटमेंट है। पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फिनोमिनन बिगिंस विद देयर इज ए स्ट्रॉन्ग चेंज इन ओशन टेम्परेचर्स। देखिए दोस्तों, ये जो बात हो रही है पैसिफिक ओशन की बात हो रही है। आपको पता है पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है। मान लो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये पैसिफिक ओशन है, इसकी वेस्टर्न साइड में। पैसिफिक ओशन काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न रीजन इसका, ये ईस्टर्न रीजन है। अब ये वेस्टर्न रीजन ऑफ पैसिफिक ओशन जो है ज़्यादा गर्म है ईस्टर्न
रीजन से कंपेयर करोगे तो ये जो ग्रेडियंट है, ये जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, इसकी वजह से वार्म एयर जो है इधर से राइज होके इस तरफ बहती है। अब ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पास आता है, तो ये जो गर्म हवा इसके ऊपर चला जाता है और इसको कॉन्टिनेंट के ऊपर लेके जाने में और एक फैक्टर है जेट स्ट्रीम्स। अब जेट स्ट्रीम्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जेट स्ट्रीम करके आप सर्च कीजिए, चैनल में एक वीडियो अवेलेबल है। जेट स्ट्रीम के बारे में बेसिक आइडिया मिल जाने से आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली आप यही समझिए कि वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ओशन की जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वेस्टर्न ओशन से ईस्टर्न ओशन की तरफ जो गर्म हवा बह रही है कन्वेक्शन की वजह से, ये हीट वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर। सबसे ज़्यादा कनाडा अफेक्ट हो रहा है और ये जो हीट वेव है हमारी शरीर के लिए अच्छा नहीं है, एक तो हाई टेम्परेचर है, ठीक है। अब हमारा स्टेटमेंट्स देख लीजिए। स्ट्रॉन्ग चेंज इन ओशन टेम्परेचर इन द पैसिफिक इज द रीजन फॉर हीट डोम, वेरी करेक्ट। हीट डोम ऑल्सो प्रिवेंट्स क्लाउड्स फ्रॉम फॉर्मिंग, ये मैंने एक्सप्लेनेशन में नहीं बोला। बेसिकली एक हीट डोम क्रिएट होने से क्या है ना दोस्तों, क्लाउड्स भी फॉर्म नहीं होते। अब क्लाउड्स फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, ज्यादा रेडिएशन सूरज से अर्थ में पहुंचेगा, ये भी एक कारण है। Western Pacific Ocean's temperatures have increased in past few decades and relatively more than the temperature in the Eastern Pacific। एक तो बिल्कुल सही है, इसी वजह से तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। सो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 4, uranium found in nature consists largely of two isotopes, U-235 and U-238। Consider the following statements related to uranium which are correct। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली, स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों यूरेनियम के बारे में। यूरेनियम नॉर्मली दो आइसोटोप होते हैं, एक U-235 है एंड U-238 है। अब इसके स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है यूरेनियम का, वेपन ग्रेड यूरेनियम आपको पता ही है, इसके बारे में मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ। इधर देखिए क्या बोला गया है, U-238 is the most abundant form and about 99.3% of all uranium is U-238। ये तो एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, यूरेनियम का सबसे ज़्यादा एबिडेंस मिलेगा आपको U-238 का, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इज फ्रॉम द फ्यूजन। फ्यूजन है क्या दोस्तों, बिल्कुल गलत, फिशन होता है, ठीक है। फिशन की वजह से एनर्जी क्रिएट होता है, एक्सप्लेनेशन मैंने बोला है, ये पढ़ लीजिएगा। सो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, consider the following statements with respect to निपुण National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy भारत स्कीम, which are correct। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए दोस्तों निपुण स्कीम के बारे में डेली न्यूज़ में हर्षित सर ने बोला था, इसका फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। इसका काम क्या है, देखिए It aims to cover the learning needs of children in the age group of 3 to 9 years। 3 साल से 9 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए बनाया है, ठीक है। ये इंप्लीमेंट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है। एंड एक 5 टायर इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म होगा, नेशनल लेवल में, फिर स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ब्लॉक लेवल में, स्कूल लेवल में, ठीक है। हर स्टेट में, हर यूनियन टेरेटरी में होगा, अंडर द एजिस ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा। अब समग्र शिक्षा प्रोग्राम के बारे में आपको पता ही होगा, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसी के अंदर ये पर्टिकुलर निपुण स्कीम चलाएगा। समग्र शिक्षा प्रोग्राम के बारे में 3 प्रोग्राम को मिलाया था पहले, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन। इन तीनों को मिला के समग्र शिक्षा प्रोग्राम लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो एम ऑफ द स्कीम इज टू ट्रीट स्कूल एजुकेशन होलिस्टिकली फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12। तो ये जो समग्र शिक्षा प्रोग्राम का एम क्या है, प्री स्कूल से लेके क्लास 12 तक का होलिस्टिक कवरेज ऑफ स्कूल एजुकेशन है, ठीक है। हीरो स्टेटमेंट क्या क्या बोल रहा है, एज ग्रुप के बारे में बोला है 9 to 15। निपुण स्कीम 3 से 9 साल का होता है, ये गलत हो जाता है, ठीक है। इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड एज ए पार्ट ऑफ, देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको पता है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक पार्ट ही है ये इनिशिएटिव, ठीक है। और इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द एजिस ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा, वेरी करेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6, राभा ट्राइब इज मोस्टली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन ए आसाम, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए राभा ट्राइब के बारे में, दे आर इंडिजीनियस मंगोलॉइड कम्युनिटी ऑफ नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार एंड बांग्लादेश एंड द इंडियन स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। तो प्रिडोमिनेटली आप आसाम से आप रिलेट कर सकते हो, मेघालय में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, ठीक है। लैंग्वेज डायलेक्ट स्पोकन बाय द राभा पीपल इज मोस्टली राभा एज वेल एज आसामीज। तो राभा एक लैंग्वेज भी है, आसामीज भी बोलता है। वैसे आसामीज का जो लिपि होता है, स्क्रिप्ट होता है, वो बंगाली है, लिखते बंगाली में है, आसामीज पर अलग लैंग्वेज है, ठीक है। इन मेघालय राभास आर मोस्टली फाउंड इन गैरो हिल डिस्ट्रिक्ट,
गैरो हिल्स आपको पता है, गैरो हिल्स, खासी हिल्स, गैरो ट्राइब्स भी है, खासी ट्राइब्स भी है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो हियर और आंसर इस ऑप्शन है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड्स आर द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ फ्लाई ऐश? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल एक्सेप्ट 5। नाइट्रस ऑक्साइड को छोड़ के बाकी चारों जो है फ्लाई ऐश का मेजर इंग्रेडिएंट्स है। फ्लाई ऐश एक पोल्यूटेंट है, ये निकलता है बर्निंग ऑफ कोल से। जब इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग प्लांट से कोल जब बर्न करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तब फ्लाई ऐश निकलते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट। इट इज कॉल्ड फ्लाई ऐश बिकॉज इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द कंबशन चेंबर बाई एक्सोस्ट गैसेस। एक्सोस्ट गैसेस जो निकलते हैं उसी से ये जो फ्लाई ऐश निकलता है, ये डेंजरस है वैसे, ठीक है। इसमें मेटल पार्टिकल्स होता है, ठीक है, मेटल पार्टिकल्स होता है, ये ध्यान दीजिएगा। आप देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। आप ये जो एक्सोस्ट गैसेस में जो फ्लाई ऐश निकलता है, वैसे हर फैक्ट्री में उसको कैप्चर करने के लिए भी एक प्रोसेस है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट टेस्ट और बैकफिल टेस्ट बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारे स्टेटमेंट्स में जो 5 नंबर में नाइट्रस ऑक्साइड लिखा हुआ है, नाइट्रस ऑक्साइड कोई मेटल नहीं, इसमें कोई मेटल पार्टिकल नहीं है। बाकी चारों देख लीजिए, सिलिकॉन एक मेटल है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, फेरिक एक मेटल है, आयरन बेसिकली, कैल्शियम भी मेटल है। तो अब इसीलिए आप 5 नंबर को एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। सो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल एक्सेप्ट 5। क्वेश्चन नंबर 8, आइलैंड ऑफ जोलो ए वोल्केनिक आइलैंड इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन 1, फिलीपींस। देखिए रिसेंटली फिलीपींस में आइलैंड ऑफ जोलो में एक प्लेन क्रैश हुआ था, लॉकहीड मार्टिन C-130 एयरक्राफ्ट, राइट। तो ये न्यूज़ हमने कवर किया था। इसमें एक मिलिट्री प्लेन था, ये इसमें काफ़ी सारे सोल्जर्स थे, काफ़ी लोगों का मौत हुआ है। तो एक डिसास्टर है, न्यूज़ में है, इसलिए फिलीपींस के बारे में, फिलीपींस के कंट्रोल में जितने आइलैंड है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट। सो हियर और आंसर इज ऑप्शन 1, फिलीपींस, आइलैंड ऑफ जोलो। आइलैंड ऑफ जोलो एक वोल्केनिक आइलैंड भी है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू गवर्नर ऑफ ए स्टेट? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 150। देखिए गवर्नर ऑफ ए स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है। वेस्ट बंगाल का केस आपको पता है, काफ़ी सारे स्टेट्स में गवर्नर को लेके काफ़ी न्यूज़ आया है, इसलिए गवर्नर से रिलेटेड जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए। देखिए इसमें हर प्रोविजंस में लिखा हूँ। आर्टिकल 153 सेज दैट देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट। फिर गवर्नर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी रहता है। Governor has a dual role. He is the constitutional head of the state bound by the advice of his council of ministers. ठीक है, ये स्टेटमेंट आप ध्यान दीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है एक स्टेट का, एंड ही इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस में बाइंडिंग है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो एडवाइस है इनके ऊपर बाइंडिंग है। ही फंक्शंस एज ए वाइटल लिंक बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। बाकी सब आप पढ़ लीजिएगा। देखिए आर्टिकल 153, 157, 158 ये सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 161, 163, 164, आर्टिकल 200। देखिए वो जो 153 से लेके 164 के अलावा भी कुछ आर्टिकल्स है जो गवर्नर से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो आप ध्यान रख सकते हो। गवर्नर असेंट्स, विथहोल्ड असेंट एंड रिजर्व्स द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 200 कहता है जो बिल गवर्नर के पास एक पावर रहता है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रिजर्व कर सकता है, तो वो आर्टिकल 200 कहता है। एंड गवर्नमेंट में प्रोमिलगेट ऑर्डिनेंसेस, ये आर्टिकल 213 कहता है, ठीक है। तो इधर आर्टिकल 150 और है। 150 क्या है? ये बेसिकली CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। सो हियर और आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट आर क्रिएटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। देखिए रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया मिनिस्ट्री शुरू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला है। वैसे आर्टिकल 77 के अंदर प्रेसिडेंट के पास एक पावर है फॉर एलोकेशन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाता है अंडर आर्टिकल 77। इसी में लिखा है ये जो क्रिएशन ऑफ मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट के बारे में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट आर क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अंडर दीज रूल्स। वैसे प्रेसिडेंट जो भी करते हैं वो सारे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये आपको पता ही है। सो हियर और आंसर इज ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइगर रिजर्व्स इन राजस्थान? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए।
आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। देखिए रिसेंटली राजस्थान में और एक टाइगर रिजर्व नोटिफाई हुआ है, वो है रामगढ़ विषधारी। ठीक है, इसके बारे में हमने न्यूज़ में कवर किया था वैसे। और क्या लिखा है, रिसेंटली द रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, रिसीव्ड ए नोट फ्रॉम द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। देखिए जब भी कोई टाइगर रिजर्व बनता है उसमें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के माध्यम से आता है, तो इन्होंने ऑलरेडी अपना परमिशन दे दिया है। तो रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी ए टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का 4th टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व है। ये सब ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? 52 है। ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया करते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, सेंचुरी इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर फ्रॉम बुंडी सिटी ऑन बुंडी नाइनवा रोड नियर विलेज रामगढ़, डिस्ट्रिक्ट बुंडी, राजस्थान। देखिए आपको लगेगा ये जो नेशनल पार्क या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इसमें इतनी डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं बोलूँगा दोस्तों ज़रूरत है। जो भी न्यूज़ में रहता है उसके बारे में आपको 100% नॉलेज होनी चाहिए। लास्ट से फिल्म्स में क्या पूछा था, डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन आया था और एक स्टेटमेंट ये था, डेजर्ट नेशनल पार्क 2 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है। अब सोचो दोस्तों, डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में तो हमें पता है, इंडिया में एक ही डेजर्ट है, थार में होगा, राजस्थान में है। अब वो डेजर्ट नेशनल पार्क 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, ये भी हमें जानना चाहिए था। अब देखिए, तो राजस्थान वाले उनको तो पता होगा, बाकी स्टेट्स वाले को इतना आइडिया नहीं होगा ना। तो आप ये न्यूज़ में है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आपको इसका डिस्ट्रिक्ट भी मालूम होना सही रहेगा, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डीबी जनवोक विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए डीबी जनवोक ये क्या है? बेसिकली दिस इज अ डाटाबेस जिसमें ओरल कैंसर के जीनोमिक वेरिएशंस के बारे में मेंशन्ड है। ये दुनिया में ऐसा इस टाइप का पहली बार ऐसा कोई डाटाबेस बन रहा है जिसमें ओरल कैंसर के पूरे जो जीनोमिक वेरिएशंस है इसके बारे में मेंशन्ड है, ठीक है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स ने बनाया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान दीजिएगा। तो डीबी जनवोक नाम आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। आप देखिए इट हैज़ बिल्ट इन पावरफुल सर्च इंजन। एक सर्च इंजन में जितने जीनोमिक वेरिएशन है उसके बारे में अगर सर्च करना तो सर्च कर सकते हो। और ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसको फंड किया था डिपार्टमेंट ऑफ, कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उन्हीं ने फंड किया था। अब देखिए स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है। इट इज द वर्ल्ड्स first of its kind database of genomic variations in oral cancer, very correct. It was created by National Institute of Biomedical Genomics, very correct. Project was funded by WHO, गलत है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने फंड किया था इंडिया की तरफ से। सो हियर और आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। आंसर इज ऑप्शन बी 2 ओनली। स्टेटमेंट 1 एंड 3 गलत है। देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये 2010 में एस्टैब्लिश किया था अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। देखिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये सारे से रिलेटेड जितने भी केसेस वगैरह आता है ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास आता है, ठीक है। और ये लोग और एक काम करते हैं, रिलीफ एंड कॉम्पनसेशन फॉर डैमेजेस टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी। तो इसी से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड या नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई भी पर्सन को या एक प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है तो उसका रिलीफ हो गया, कॉम्पनसेशन हो गया, ये भी ये जज करते हैं, राइट। इट इज ए स्पेशलाइज्ड बॉडी इक्विप विद नेसेसरी एक्सपर्टीज टू हैंडल एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स। ये जो पर्टिकुलर बॉडी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक्सपर्ट्स रहते हैं जिनको ये सब के बारे में पता रहते हैं। ट्रिब्यूनल शैल नॉट बाइंड बाई प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब देखिए जब आप एनवायरमेंट नेचुरल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग कुछ लीगली फाइटिंग वगैरह होगा तो इसमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो हमारा आईपीसी वगैरह होता है ना, इंडियन पिनल कोड या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, ऐसा एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स भी है जिसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस लिखा हुआ है। अब इससे कोई कनेक्शन नहीं है ट्रिब्यूनल का। ट्रिब्यूनल हमेशा इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब ये नेचुरल जस्टिस क्या होता है? देखिए नेचुरल जस्टिस वो होता है जो फेयर, एक मॉरल रहता है ना, मतलब जज को ये लगेगा कि ये सही है, भले प्रोविजंस में कुछ नहीं लिखा भी हो, अगर मॉरली कोई कुछ अच्छा काम कर रहे हो एक सोशल कोज के लिए तो इसको वो सपोर्ट करते हैं। तो कोई कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इसको हैंडल नहीं करते हैं, मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अथॉरिटी में ये काम नहीं करते। इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। एक इमोशनल इंटेलिजेंस वाला कंसेप्ट आप बोल सकते हो।
The tribunal has powers to review its own decisions. If this fails, decision can be challenged before the Supreme Court within 90 days. ठीक है, तो इनके ट्रिब्यूनल का जो जजमेंट है ये चैलेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन के अंदर। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट में क्या क्या बोला है। ट्रिब्यूनल शाल इज बाउंड बाय द प्रोसीजर laid down अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। गलत है दोस्तों, ये ट्रिब्यूनल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर नहीं आता है, ये नेचुरल जस्टिस, ये इनके वेबसाइट में भी क्लियरली लिखा हुआ है, नेचुरल जस्टिस इसके प्रिंसिपल्स को गाइड करते हैं। Giving relief and compensation for damages to person and property related to environment is a mandate of NGT. Very correct. ये मैंने बोला आपको। Orders of National Green Tribunal are final and cannot be challenged in any court of India. ये गलत है, ये 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हो। So answer is option B, too old. Question number 14. Consider the following statements with respect to Zika virus which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन C 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए रिसेंटली जीका वायरस रिपोर्ट हुआ है केरला में, खतरनाक वायरस है, इसके लिए कोई वैक्सीन अभी तक नहीं फाइंड किया है। जो भी सिम्टम्स है उसी के ऊपर इलाज करते हैं, पर्टिकुलर वायरस के लिए कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। इट इज कॉज बाई वायरस ट्रांसमिटेड प्राइमरली बाई एडिस मॉस्किटो। अब एडिस मॉस्किटो के बारे में आपने सुना ही होगा। एडिस मॉस्किटो डेंगू फैलाते हैं, चिकनगुनिया फैलाते हैं, येलो फीवर फैलाते हैं, बहुत ही खतरनाक टाइप का मॉस्किटोस है। ये जो पर्टिकुलर जीका वायरस ट्रांसमिट करते हैं एडिस एजिप्टी, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, समझ में आ गया। मदर टू फीटस, मदर टू जो बच्चे होंगे उनको भी ट्रांसफर हो सकता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी ये स्प्रेड हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से हो सकता है, एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से भी हो सकता है। There is no vaccine. Instead, the focus is on relieving symptoms and includes rest, rehydration, acetaminophen for fever and pain. ठीक है, तो बेसिकली जीका वायरस के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। जो भी सिम्टम्स एक पेशेंट दिखाता है उसी के ऊपर इलाज होता है, राइट। अब देखिए ये जीका नाम कहाँ से आया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए युगांडा में एक जीका फॉरेस्ट है, उस जीका फॉरेस्ट में सबसे पहले ये ओरिजिनेट हुआ था ये वायरस, इसलिए इसका नाम जीका वायरस रखा हुआ है, राइट। आप स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है, वायरस इज स्प्रेड थ्रू एडिस स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो विच आर ऑल्सो कैरियर्स ऑफ डेंगू, वेरी करेक्ट। सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस इज नॉट पॉसिबल, गलत, पॉसिबल है। देयर इज नो वैक्सीन, सही। सो आंसर इज ऑप्शन C 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन C 1 and 3 ओनली। देखिए उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया था, hashidvivedik.com में एक आर्टिकल भी अवेलेबल है, आप पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। उज एक रिवर है, उस रिवर में एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इसको इसलिए बोलते हैं, इसमें केवल हाइड्रो पावर ही नहीं, इरिगेशन भी होगा और ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी पानी यूज होगा, तो इसलिए इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोलते हैं। अब देखिए उज इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर लिखा हुआ है, ये गलत है। ठीक है, एक्चुअली उज रिवर रेवी रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है। वैसे आपको पता है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर 3 रिवर पाकिस्तान को अलोकेट किया है एंड 3 रिवर इंडिया को अलोकेट किया है। इंडिया को जो अलोकेट किया हुआ है वो कौन सा रिवर्स है, रेवी, सतलज, ब्यास है। अब क्या प्रॉब्लम है कि हमें ये जो 3 रिवर हमें अलोकेट किया ना दोस्तों, इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हमसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, 100% यूटिलाइजेशन तो होना चाहिए ना। अब जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा जगह भी है जहां ड्रॉट्स होता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का एक कांडी बेल्ट है। ठीक है, ये सब मैंने वो वीडियो में समझाया था। मान लो ये जम्मू एंड कश्मीर है, इधर एक कांडी बेल्ट है, ये काफ़ी ड्रॉट एरिया है। अब उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कथुआ डिस्ट्रिक्ट में आएगा, करीब इधर आएगा। अब इस एरिया में पानी डाइवर्ट होने में ये काम करेगा। ठीक है, अब देखिए उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज प्लान टू फास्ट ट्रैक यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियाज राइट्स अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। इट विल एनहांस द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर्स। ठीक है, ईस्टर्न रिवर्स जितने हमें एलोकेट किया उसका यूटिलाइजेशन एनहांस करने के लिए। जम्मू एंड कश्मीर में कथुआ में है, ये रेवी रिवर का ट्रिब्यूटरी है। अब स्टेटमेंट देख लीजिए क्या क्या लिखा है। प्रोजेक्ट विल एनहांस द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर्स ऑफ ईस्टर्न रिवर्स अलॉटेड टू इंडिया एज पर द IWT, वेरी करेक्ट। अब तीसरा स्टेटमेंट देख लीजिए। एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया हैव द राइट टू स्टॉप द वाटर रिक्वायर्ड टू इरिगेट 2 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर देखिए जितने रिवर्स है उसके अपस्ट्रीम पूरा हमारे देश से ही निकलता है, तो उसका हमारे इरिगेशन पर्पस के लिए अगर हमें पानी यूज करना है वो हम यूज कर सकते हैं, वो भी 2 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड तक इरिगेशन के लिए पानी हम यूज कर सकते हैं। ये इंडस वाटर ट्रीटी में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सो हियर अवर आंसर विल बी ऑप्शन C 1 and 3 ओनली। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। ये वीडियो में इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।